करणारे विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना बरोबर होऊन प्रगतीपथावर वाटचाल करणारे या शिक्षण संस्थेचे सभ्य कार्यक्रमाचा महाविद्यालय वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभ या ठिकाणी संपन्न होत आहे. त्याचे औचित्य भारतातील एकूण 14 राज्यांमध्ये त्यांचे 71 मेणबत्ती तयार करण्याचे युनिट सुरू आहे. जवळपास 9,500 अंध लोकांना त्यांनी या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यांच्या युनिट्स मध्ये मेणबत्त्यांचे एकूण 9,000 डिझाईन्स तयार केले जातात आणि जगभरातील 60 पेक्षा जास्त देशांमध्ये ते वितरित होतात. डॉक्टर भावेश भाटिया यांनी जवळपास 5,000 शायरी स्वतः लिहिलेल्या आहेत. 3 डिसेंबर 2018 रोजी डॉक्टर भाटिया यांची रुक जाना नहीं ही बायोग्राफी भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशित झाली आणि या बायोग्राफीला प्रस्तावना स्वतः मिसेस नीता मुकेश अंबानी यांनी लिहिलेली आहे. डॉक्टर भाटिया यांना आजवर 3 इंटरनॅशनल आणि 9 नॅशनल अवॉर्ड्स मिळालेले आहेत. त्यापैकी बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयड 2014, बेस्ट एम्प्लॉयर 2016 आणि नुकताच 2019 साली रोल मॉडेल ऑफ इंडिया हे 3 राष्ट्रपती पुरस्कार त्यांनी मिळवले. निसर्गाने जन्मताच केलेल्या अन्यायावर आपल्या असामान्य कर्तृत्वाने मात करून त्यांच्यासारख्याच हजारोंना सन्मानाचे आयुष्य मिळवून देणाऱ्या व अनेकांचे प्रेरणास्थान असलेल्या डॉक्टर भावेशजी भाटिया यांचे आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत करावे. गुलाब पुष्प आणि पुस्तक डॉक्टर मोहन राजमाने साहेब यांचे स्वागत प्राध्यापक प्रसाद कर्डिले यांनी करावे ही विनंती. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचे या ठिकाणी गुलाब खुश होते की त्यांनी अहवाल वाचन करावे. राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते आंतरराष्ट्रीय पॅरालिम्पिक खेळाडू यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. या समारंभाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे कर्तव्यदक्ष प्राचार्य आणि सर, पर्यवेक्षक नांगरे सर, प्रबंधक आरबाई गायकवाड सर, महाविद्यालयातील उपस्थित सर्व प्राध्यापक, प्रशासकीय सेवक या सर्वांचे जिमखाना विभागाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. आणि उपस्थित आजचे सर्व उत्सव मूर्ती प्रावीण्य प्राप्त खेळाडू, एनसीसी कॅडेट, एनएसएस स्वयंसेवक, विद्यार्थी व विद्यार्थिनी या सर्वांचे महाविद्यालयाच्या वतीने व जिमखाना विभागाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. वैभवशाली परंपरा असलेल्या रयत शिक्षण संस्थेच्या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या महाविद्यालयाचा सन 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाचा जिमखाना अहवाल आपणापुढे सादर करताना मला विशेष आनंद होत आहे. महाविद्यालयामध्ये अभिजित पतराव कदम क्रीडा संकुल या नावाने जिमखाना विभाग ओळखला जात असून यामध्ये बॅडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, कुस्ती, जुदो, योगा, बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग तसेच कबड्डी, व्हॉलीबॉल, खो खो, बेसबॉल, 400 मीटर रनिंग ट्रॅक, सुसज्ज जिम इत्यादी खेळाची मैदाने उपलब्ध आहेत. या सर्व सुविधांचा फायदा घेऊन यावर्षी आमच्या सिनियर व ज्युनियर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी अनेक स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन उज्ज्वल यश संपादन केले आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडा संस्कृती रुजवण्यासाठी त्यामध्ये वाढ होण्यासाठी जिमखाना विभागाच्या वतीने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शारीरिक तंदुरुस्ती शिबिर, विविध खेळांची प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करून महाविद्यालयातील खेळाडूंना विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होऊन प्रावीण्य प्राप्त करून महाविद्यालयाच्या नावलौकिकात वाढ करत असतात. सिनियर विभागामधील खेळाडूंनी सांघिक व वैयक्तिक क्रीडा स्पर्धेमध्ये खालीलप्रमाणे प्रावीण्य मिळवलेले आहे. आकिब कासम पटेल यांना शिमोगा कर्नाटक या ठिकाणी झालेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ खो खो स्पर्धेत शिवाजी विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना कांस्य पदक प्राप्त केलेले आहे. ओंकार मारुती हंसनाळे याने सोलापूर या ठिकाणी झालेल्या अश्वमेध महाक्रीडा महोत्सव स्पर्धेत खो खो क्रीडा प्रकारात कांस्य पदक मिळवलेले आहे. अनिरुद्ध नंदकुमार पाटील याने कडाप्पा आंध्र प्रदेश या ठिकाणी झालेल्या अखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ सॉफ्टबॉल स्पर्धेत शिवाजी विद्यापीठ संघात निवड झालेली आहे. अक्षय अमोल कबाडे याची इंदोर मध्य प्रदेश या ठिकाणी झालेल्या पश्चिम विभागीय आंतरविद्यापीठ टेबल टेनिस स्पर्धेसाठी शिवाजी विद्यापीठ संघात निवड.
नमीरा आझम मुजावर व दीपाली आसुरबा करडे यांनी जयपूर राजस्थान या ठिकाणी झालेल्या पश्चिम विभागीय राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल स्पर्धेत रौप्य पदक प्राप्त केलेले आहे. सांघिक क्रीडा प्रकारामध्ये शिवाजी विद्यापीठ आंतरविभागीय महिला सॉफ्टबॉल स्पर्धेत आपल्या महाविद्यालयाच्या संघाने द्वितीय क्रमांक मिळवलेला आहे. सातारा विभागीय पुरुष खो खो स्पर्धा प्रथम क्रमांक, व्हॉलीबॉल पुरुष प्रथम क्रमांक, खो खो महिला द्वितीय क्रमांक, महिला क्रिकेट तृतीय क्रमांक, पुरुष बेसबॉल तृतीय क्रमांक मिळवलेला आहे. वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात महेश धनाजी मांडवे यांनी शिवाजी विद्यापीठ आंतरविभागीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. असलम रजाक मुजावर याने शिवाजी विद्यापीठ आंतरविभागीय मैदानी स्पर्धेत गोळाफेक क्रीडा प्रकारात तृतीय क्रमांक मिळवलेला आहे. लक्ष्मी तुफान यादव हिने शिवाजी विद्यापीठ आंतरविभागीय तायक्वांदो स्पर्धेत तृतीय क्रमांक मिळवलेला आहे. प्रज्ञा शरद लाड हिने सातारा विभागीय जलतरण स्पर्धेत विविध प्रकारांमध्ये एकूण 6 सुवर्ण पदके, 1 रौप्य पदक व 1 कांस्य पदक मिळवलेले आहे आणि आंतरविभागीय योगा स्पर्धेत देखील उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. विनय श्रीकांत कांबळे व मेघा विठ्ठल मांडे यांनी सातारा विभागीय तायक्वांदो स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. ज्युनियर विभागामधील निहाल इस्माईल बत्ती याने कर्नूल आंध्र प्रदेश या ठिकाणी झालेल्या शालेय शासकीय राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकावून संपूर्ण भारतात प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. वैष्णवी धनाजी जाधव हिने चंदीगड या ठिकाणी झालेल्या शालेय शासकीय राष्ट्रीय बेसबॉल स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावलेले आहे. श्रीराज महेश मोहिते याने यवतमाळ या ठिकाणी झालेल्या राज्यस्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळवलेला आहे. अद्वैत श्रीनिवास निकम याने बारामती येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सायकलिंग स्पर्धेत 5वा क्रमांक संपादन केलेला आहे. वैष्णवी रेपाळ हिने खोपोली या ठिकाणी झालेल्या राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धेत सहभाग घेतला. आकाश संजय पवार याने कोल्हापूर विभागीय वुशू स्पर्धेत सहभाग घेतलेला आहे. कोल्हापूर विभागीय कबड्डी स्पर्धेमध्ये आपल्या महाविद्यालयाच्या मुलींच्या संघाने तृतीय क्रमांक मिळवलेला आहे. ज्ञानेश्वर दीपक कदम याने कोल्हापूर विभागीय कुस्ती स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक मिळवलेला आहे. कोल्हापूर विभागीय सॉफ्टबॉल स्पर्धेत आपल्या मुलींच्या संघाने द्वितीय क्रमांक मिळवलेला आहे. कोल्हापूर विभागीय कबड्डी स्पर्धेत महाविद्यालयाच्या मुलींच्या संघाने तृतीय क्रमांक पटकावलेला आहे. जयदीप बाबूराव माने, गणेश चंद्रकांत चव्हाण यांनी राज्यस्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सहभाग घेतलेला आहे. रिद्धी जाधव हिने उशी स्पर्धेत सहभाग घेतलेला आहे. नंदिनी उनवणे, प्रथमेश वाडेकर, यशवंत शिंदे, अभिषेक यादव, नूतन चव्हाण यांनी तायक्वांदो स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावलेला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये महाविद्यालयाच्या जिमखाना विभागाच्या वतीने सातारा विभागीय पुरुष खो खो स्पर्धा, कराड तालुकास्तरीय शालेय शासकीय कबड्डी स्पर्धा व शाखा सेवक क्रीडा महोत्सवाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. तसेच महाविद्यालयाच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब म्हणजे आपल्या महाविद्यालयाने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मध्ये क्रीडा क्षेत्रात विशेष प्रावीण्य प्राप्त केल्याबद्दल क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सातारा यांच्या वतीने आपल्या महाविद्यालयात विशेष प्रोत्साहन अनुदान देऊन राष्ट्रीय क्रीडा दिन 2019-20 या कार्यक्रमात गौरवण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे विविध खेळांमध्ये यश संपादन करून आपल्या महाविद्यालयाचे नाव सर्वच खेळाडूंनी उज्ज्वल केलेले आहे. महाविद्यालयाच्या वतीने गुणवंत व यशस्वी खेळाडूंना या यशापर्यंत पोहोचण्यासाठी जिमखाना विभागाला माननीय प्राचार्य डॉक्टर मोहन राजमाने साहेब यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. त्याबद्दल त्यांचे मी जिमखाना विभागाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. तसेच माझे सहकारी प्राध्यापक PS कर्डिले, प्राध्यापक AV कदम, प्राध्यापक VD कारंडे व श्री अनिल गावंड यांचे बहुमोल सहकार्य लाभले. तसेच जिमखाना समितीतील सर्व सदस्य तसेच सर्व उपक्रमामध्ये आम्हाला सहकार्य करणारे व आमच्या नेहमी पाठीशी राहणारे महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो व आपली रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय कर्मवीर. समाज में कुछ लोग धर्म का काम शुरू करते हैं तो मोहन सर ऐसा होता है कि उनकी बड़ी वाहवाही होती है, बड़ी तालियां बजती है, काफी नाम होता है, लोग दुआएं करते हैं कि वो यशस्वी हो, आगे बढ़े, उनको प्रसिद्धि मिले. लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे भी हैं समाज में जो धर्म का काम नहीं लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत काम को ही अपना धर्म बना लेते हैं. उनको कोई तालियों की, मीडिया की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन उनके लिए लोग दुआएं नहीं करते. ईश्वर खुदा खुद उनके लिए दुआएं करता है कि उनको प्रसिद्धि मिले, यश मिले. और मुझे लगता है यहाँ पे मंच पर उपस्थित हर एक आप सब ने काम को ही अपना धर्म बना लिया है. अभी चौहान सर जो आह्वान पढ़ रहे थे, ऐसा लगा कि ये शायद और किसी संस्थाओं में जाओ तो शायद 15-20 साल का आह्वान होता है, लेकिन एक साल में इतना अचीवमेंट्स, ये शायद एक चमत्कार ही लगता है. और ये इतने सारे सभी विद्यार्थी और आप सभी की उपस्थिति में जो जबरदस्त ऊर्जा, जो जबरदस्त एनर्जी मैं महसूस कर रहा हूं पूरे वातावरण में, उसके लिए शुरुआत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को
कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ हैं, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। और हर बार हमारा मोटिवेशन, हमारी प्रेरणा कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं हमें भी उस ताकत ने बनाया जिसने इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी को बनाया हुआ है। कई बार हम कहते हैं कि हम उसके अंश हैं, हम उसकी संतान हैं, मैं ये बट नेचुरल है कि पूरी की पूरी ताकत एक डीएनए के रूप में हमारे अंदर समाई हुई है दोस्तों। लेकिन बस उस ताकत को, उस छुपी हुई ताकत को बाहर निकालना जरूरी है। और आपका ये महाविद्यालय, मुझे मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस ताकत को बड़ी खूबी के साथ बाहर निकालने की बड़ी प्यारी कोशिश कर रहा है। रही बात ये अंध, अपंग, लाचार, बेचारा, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों की। अरे 21वीं सदी में ये अंध, अपंग हुए तो भी बहुत कुछ करने के लिए है। पूरा जहां आपके साथ है, लेकिन तकलीफें और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। मेरी इतने सालों का अनुभव कहता है कि जिंदगी में ये हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर्स, परेशानियां आती है, उससे जिंदगी में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं दोस्तों। तो हम निखरने की ओर आगे क्यों न बढ़े। और कवि मन क्या खूब कहता है इन तकलीफों पे कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। मेरी जिंदगी में त्योहार सेलिब्रेशन की बात राजमानेश्वर में याद करता हूं तो मुझे 6 साल का छोटा सा भावेश याद आता है, जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। उन दिनों सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था थी नहीं, बड़ी दिक्कतें हुई उस फर्स्ट स्टैंडर्ड में दाखिला दिलाने में। एक नॉर्मल स्कूल में डेडी दिहाड़ी मजदूर, इकलौती संतान, लेकिन माँ चाहती थी कि किसी स्पेशल ब्लाइंड स्कूल में न पढ़ते हुए मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं। दाखिला तो मिला, लेकिन पहले दिन से बड़ा पक्षपात। आपको दिखता नहीं, कोने में बैठो, आप किताबें ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, एक कोने में बैठो। मुझे भी लगता मैं भी जाऊं, मैं भी ग्राउंड पे फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं, लेकिन मेरे हिस्से और जो विद्यार्थी मित्र थे उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं आता। बस एक कोने में बिठा दिया जाता। लेकिन वो कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा, वो जो एनर्जी बच गई ना दोस्तों, घर में उस छोटे से झोपड़ीनुमा कमरे में किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। और लोग पतंगे बना रहे हैं, काइट्स बना रहे हैं, मैं क्यों रह जाऊं? कहीं से चाकू छुरी ढूंढना, बड़ी बड़ी बाम्बू ढूंढना, पतंग की बड़ी बड़ी कमानी बनाना, मांझा बनाना, कहीं से गिल्ली मिट्टी लाके उस क्ले में से अलग अलग शेप देने की कोशिश करना। प्रयत्न यही रहता कि जो समाज, सोसाइटी मुझे कोने में बिठा देती है, उसके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। उन दिनों 10-12 साल की उम्र में स्कूल में लड़ाइयां बहुत होती, क्योंकि और जो विद्यार्थी थे 4,500 विद्यार्थी में अकेला ब्लाइंड, बड़ा इजी टारगेट था। हर कोई मुझे ब्लाइंड अंधा करके चिढ़ाता। और उन दिनों बड़ी लड़ाई होती, यूनिफॉर्म फाड़ के घर जाना सावंत सर, और किताबें कोने में फेंक के रोने की शुरुआत कि बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ, जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि आप दुनिया को नहीं देख सकती, इसका मतलब ये नहीं कि आप तकिए में मुंह डाल के रो। अरे घर से बाहर निकलो और कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, कुछ हट के करने की कोशिश करो कि जिस दुनिया को आप नहीं देख सकते, एटलीस्ट वो दुनिया तुम्हारी तरफ देखना शुरू करे। और उसके आशीर्वाद ही थे। 10th के बाद पाटिल साहब अक्सर 10th के बाद कॉलेज चालू होने को काफी वक्त लग जाता है। उन दिनों विथ माय वन साइटेड फ्रेंड, जिसको एक ही पैर है, हम दोनों ने मिलकर टेंडम साइकिल बनाई, पीछे के चक्के को और एक पेडल लगाया और नागपुर महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस नागपुर 6000 किलोमीटर की हमने साइकिल टूर पूरी की 45 दिनों में, 16 साल की उम्र में, जिसको लिम्का बुक के साथ साथ और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते होते समझ में आया कि माँ को 4 स्टेज पे ब्लड कैंसर है। और उन दिनों पूरी दुनिया ही बदल गई। 50-50 हजार के इंजेक्शन आते थे उन दिनों अमेरिका से माँ की कीमोथेरेपी के लिए, जो बूंद बूंद करके मेरे सुनहरे भविष्य के लिए माता पिता ने पैसे जोड़े थे। जो कुछ थोड़ा सा घर, थोड़ी सी जमीन, सब चीज माँ की ट्रीटमेंट में, उन दिनों बस एक मकसद था कि कुछ भी हो जाए, अपने आप को बेचना पड़े लेकिन माँ को बचाना है। माँ को तो नहीं बचा सके, लेकिन मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे। इन सब परेशानियों के चलते पिताजी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो गए, उनको संभालना था। और उन्हीं दिनों मुंबई में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में
मैंने जाकर ट्रेनिंग ली चाहिए, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स मेरे हाथ में लगी थी, अलग अलग शेप की, खुशबू वाली, और मुझे लगा शायद ये कैंडल्स ही है जो मेरी क्रिएटिविटी की प्यास को पूरा कर सकती है। उस 14-15 साल की उम्र में गोल क्लियर था कि मैंने आगे क्या करना है। और जब पता चला कि मुंबई एनएबी में इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है, तो एमए की 2-2 डिग्रियां होते हुए भी मैंने वहां जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक सादी मोमबत्ती की ट्रेनिंग ली, साथ में कुछ मसाज की भी ट्रेनिंग ली, और महाबलेश्वर लौटकर, पैसे तो थे नहीं, बैंक ने उन दिनों लोन देना मुझे ना कह दिया, क्योंकि उन दिनों मुद्रा वगैरह कोई स्कीम नहीं थी, इतना आसान लोन नहीं था। बैंक चाहती थी कि मैं कुछ गिरवी रखूं, कुछ मॉर्गेज रखूं, तब जाके मुझे पैसा मिले। तो एक मेथड जो मेरे पास और स्किल थी मसाज की, बॉडी मसाज करके आजू बाजू के होटल और रिसोर्ट में 10, 20, 50 करके जब 5000 रुपए मेरे पास जमा हुए, जो मेरी इस कैंडल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए मुझे जरूरी थे, उस 5000 में से एक सादी मोमबत्ती की डाई और 20 किलो कच्चे माल के साथ एक भाड़े के कमरे में मैंने सनराइज कैंडल की नींव डाली। और दोस्तों, जब तक बनाई हुई चीजें हम बेची नहीं, काम आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मेरा एक दोस्त जो सुबह से शाम तक एक हाथ गाड़ी पे चाय की दुकान लगाता, शाम को फ्री रहती, उससे साथ 50 रुपए रोज में मैंने एग्रीमेंट कर लिया, और शाम को मैं रोज पूरी दिन भर की बनाई हुई कैंडल के साथ उस हाथ गाड़ी पे अपनी कैंडल बेचने की कोशिश करता। आप सब लोग भी काफी अलग अलग बिजनेस फैमिली से आ सकते हो, या आगे चल के अपना धंधा रोजगार बिजनेस शुरू करोगे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि बिजनेस शुरू करना है तो ग्राहकों को हमारे साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, कस्टमर के साथ का एक रिश्ता बनना बहुत जरूरी है। और उन दिनों उस हाथ गाड़ी पे भी अगर एक में वही काम जो मैंने किया, वो हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। बस हर कस्टमर को मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की, क्योंकि राजमाने साहब मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो, आगे चलकर अगर बिजनेस करना चाहो, बिजनेस में सफल होना चाहो, तो हमारी एक बात ध्यान रखना, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, आज तक मैं अपने उन प्रोफेसरों की बात समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि दिल भले यहाँ लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। कई बार बहुत प्यारे एग्जाम्पल भी, अच्छे एग्जाम्पल भी मिले। एक छोटी सी घटना मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब कस्टमर, जब ग्राहक के साथ ये दिल का रिश्ता बनता है तो किस ऊंचाइयों तक आपको वो लेके जाता है। जब भी मैं उस हैंड कार्ड पे होता, उस रेकड़ी हाथ गाड़ी पे होता, मैं कस्टमर बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता कि मेरी कैंडल्स को छूकर वो क्या बातें करते हैं, उनका अभिप्राय क्या है। कई बार ऐसा भी होता कि सामने जो महिला होती, जो बहन सामने खड़ी होती है हाथ गाड़ी के सामने ग्राहक के रूप में, उसके हाथों से काफी चूड़ियों की, काफी बैंगल्स की आवाजें आती है, और जो हस्बैंड होता बड़ा इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को कि अरे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए खरीद लो। दोस्तों, कोई भी हस्बैंड इस तरह से अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए कभी इंसिस्ट नहीं करता, आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन मेरे जो रिसर्च थे, मेरे जो कस्टमर बिहेवियर के रिसर्च थे, जो चूड़ियों की आवाज सुनकर तुरंत मुझे बता देते कि सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको अभी कोई शादीशुदा जिंदगी का खास अनुभव नहीं है। और ऐसे ही जब वो चूड़ियों की आवाज और वैसे ही इंसिस्ट करना, पता नहीं अंदर से क्या आवाज है, मैंने जट से उस हाथ गाड़ी पे जो पहली कैंडल लगी, मैंने वेडिंग गिफ्ट उनको देनी चाहिए, शायद 60 रुपए वाला फ्लोटिंग फ्लावर था, पानी में तैरने वाली खुशबू वाली कैंडल। बड़े हेजिटेड हुए, लेकिन मेरे आग्रह के सामने में व्यूअर्स थे, उन्होंने वो कैंडल तो स्वीकार की, दूसरे जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुका है और बस गए। 15 दिन के बाद मुझे फोन आया, पहचाना मुझे, मैं कुछ कहूं उसके पहले उन्होंने अपना पहचान देनी शुरू की कि आपने वो, हम आए थे महाबलेश्वर, आपने हमें वो वेडिंग गिफ्ट दी थी। हाँ सर, कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। ये बात को इस तरह से आप सुनिए कि जब ग्राहकों के साथ ये जुड़ाव होता है, आपको नाम बता दो। हमारे जो जिम खाना के जो प्रेसिडेंट है, प्रसाद सर का ही नाम था। मैं आगे बिल्कुल आप चाहो तो उनका नंबर भी दे दूंगा मैं। हाँ जी, उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से प्रसाद बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मेरा कार्ड नहीं दे पाया।
सावंत जी उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं यहाँ पुणे इंफोसिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ और यहाँ 40 दिन के बाद गुड़ी पड़वा है और बड़ा सा फंक्शन हमने रखा हुआ है, फेज 1 फेज 2 के मिला के करीब 25,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है। भावेश जी बस ला सको इतनी कैंडल लेके आओ, हम आपके रहने खाने की सब व्यवस्था कंपनी के गेस्ट हाउस में कर रखी है। मैंने मार्केट की स्टॉल पे जाना बंद किया, दिन रात मेहनत कर जो 40-50 डिजाइन उन दिनों में बनाता था, मैंने कैंडल की थप्पी लगानी शुरू की, जो स्टॉक था वो इकट्ठा किया और तय दिन 3 गाड़ियां भरकर हम लोग पुणे इंफोसिस पहुंच गए। प्रसाद जी ने जैसे वादा किया था हमारे रहने खाने की सब व्यवस्था कंपनी के गेस्ट हाउस में हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया था कि हर एक एम्प्लॉय को मेल करके उन्होंने मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि आप कहीं और स्टॉल पे जाओ मत जाओ, लेकिन इस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। और उस नेटवर्क का फायदा ये हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में 2.5 दिन में हमारी सब कैंडल खत्म हो गई, काफी ऑर्डर्स भी मिले, कंपनी ने भी काफी बड़े बड़े ऑर्डर हमें दिए और उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ये कमाल किया जो कभी मैंने अपने कस्टमर को गिफ्ट में दिया था। जब हम इंफोसिस से वापस लौटे तो 33 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो आगे चलकर आप भी जब बिजनेस करना चाहे, बिजनेस में सफल होना चाहे, तो कस्टमर के साथ का जो जुड़ाव है ये बड़ा जबरदस्त है दोस्तों। ये जुड़ाव ही है जो हमें आसमान की बुलंदियों तक लेके जाता है। लेकिन एक घटना उस हैंड कार्ड पे ऐसी घटी जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उस दिन शाम को मैं उस हाथ गाड़ी पे अपनी कैंडल बेच रहा था, तभी बड़ी रुबाबदार आवाज आ गई, कहां से लाते हो? सुनकर ही बड़ा गुस्सा आया कि सुबह 4 बजे उठकर मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और सामने जो मैडम खड़ी है मुझे पूछ रही है कि मैं कहां से लाके ये ट्रेडिंग करता हूं। उनको समझाने में, उनको कन्विंस करने में 15-20 मिनट लग गए। जब उनको बात समझ में आई तो उन्होंने 1000-1500 की कैंडल खरीदी। जाते जाते मुझे एक मुफ्त की सलाह भी दे दी कि भाई मददनीश क्यों नहीं रख लेते, किस तरह से अकेले गुजारा कर लेते हो। मैंने बड़ी खुले मन से कहा कि बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी का गुजारा होता है, अब ये मददनीश के पगार कहां से निकालूं, क्योंकि जो इंफोसिस से फंड वगैरह आया था वो तो सब मां के कैंसर के वक्त में दोस्तों रिश्तेदारों से लाखों रुपए का कर्जा उठाया था, सब खत्म हो चुका था। सबको पैर पड़ के विद इंटरेस्ट मैंने उनके पैसे लौटा दिए थे। अब ये कैंडल बना के बेच के मेरा गुजारा हो रहा था। उन्होंने कहा मैं तो 20-25 दिन और हूँ यहाँ महाबलेश्वर में, सब घुमा हुआ है, बचपन से हम आते हैं, पास में एक बंगलो लेके रहे हुए हैं, आप चाहो तो कल से आके मैं आपको हेल्प करना शुरू कर दूं। अब फ्री में मददनीश मिल रहा था, कौन छोड़े। मैंने हामी भर दी और दूसरे दिन से उस मैडम ने आके रोज मुझे उस हैंड कार्ड पे मदद करनी शुरू की। पैकेजिंग, कैश ट्रांजैक्शन, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सामने आया, कस्टमर से बात करना, मेरे बिजनेस को भी काफी ग्रोथ हुआ। मैं रोज शाम को कितनी बार उनको धन्यवाद देता। 17-18 दिन तो दोस्तों सब ठीक ठीक कटे, बड़े प्यारे कटे, काफी अच्छी दोस्ती भी होगी। जब भी हम फ्री होते तो मेरे बारे में जानने की कोशिश करते, अपने बारे में बताते। मुंबई के काफी रिच परिवार से थी, करीब 9 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस, काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। लेकिन 19वें दिन गड़बड़ हो गई। शाम को हम स्टॉल पे थे और उसकी तरफ से बात आई, शायद टूरिस्ट भी कम थे, वीकडेज हुआ होगा, भाई से बात कही नहीं। मैंने कहा हाँ मैम कहिए। ऐसा नहीं, पहले प्रॉमिस करो, मेरी बात सुनकर अच्छी ना लगे तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा कल परसों से वो हेल्प करने नहीं आएंगे, वापस मुंबई जाने वाले होंगे, इसलिए इस तरह से बात करें। मैंने कहा हाँ मैम कहिए, तो क्या कहना चाहते हो? मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पहले प्रॉमिस करो, अच्छी न लगे तो सुनी अनसुनी कर देना, लेकिन दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हाँ प्लीज कहिए क्या कहना चाहते हो। और कुछ क्षण के विलंब के बाद सावंत जी बात आई, भावेश जी शादी करोगे मुझसे? पीछे नगर पालिका की खुली गटर बह रही थी, मैं गिरते गिरते बचा। उन दिनों वैसे दोस्तों मैं भी काफी हैंडसम हुआ करता था। मैंने संभलते कहा कि घर में कुत्ता बिल्ली पाल ले, उससे भी प्यार मोहब्बत हो जाती, मैं तो फिर भी जीता जागता इंसान हूँ। बड़ा सुंदर जवाब मिला कि देखो मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कुछ बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन 18 दिन आपके साथ इस हैंड कार्ड पे, इस फुटपाथ पे, इस स्टॉल पे काम करके अब खरे अर्थ में मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। भावेश तुम्हारे पास एक जबरदस्त आर्ट है, एक यूनिक आर्ट है, लेकिन इसके विपरीत इतने हजारों लाखों हमारे ब्लाइंड मित्र हैं जो आज भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। बस हम दोनों एक होते हैं और मिलकर उनके लिए काम करते हैं। उनकी बातों को मैं टाल नहीं सका, हमने तो फुटपाथ पे आपस में एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वहां पीछे विलन बहुत थे, वो कहां मानने वाले थे। बड़ी डांट फटकार मिली उसको कि वो लड़की दिल भी लगा के तो कहा एक फुटपाथ पे एक ब्लाइंड को जिसका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने भी एक बीच का रास्ता निकाला। माता पिता उसके
काफी कुछ कन्विंस हो चुके थे जब मुझे मिले, लेकिन इन-लॉज नहीं चाहते थे। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि चलो अभी सगाई करते, 1 साल के बाद शादी करेंगे। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, लड़की अपनी जगह पे, लड़का अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था। हर हफ्ते बॉम्बे पहुंच जाता उससे मिलने के लिए कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे। अब हर हफ्ते पैसे कहां से निकालूं, तो आजू बाजू के जो फेरी वाले थे उनके उधार के पैसे लेके मैं बॉम्बे जाने की कोशिश करता। और बॉम्बे उस 8-9 घंटे में एसटी की बस में पहुंचते पहुंचते दिल की हर धड़कन एक ही बात कहती कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। इन सब बातों को ओवरटेक करके मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए दोस्तों, है ना। आप रट्टा लगा सकते हो, आने वाले भविष्य में आपको ये सब लाइनें बड़ी काम आने वाली है। और बात निकली है तो पूरी बता दूं, बॉम्बे पहुंचकर जब गार्डन में पेड़ के नीचे अनायास उसका हाथ मेरे हाथ में आता, उन दिनों उसको मैंने इतना ही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं, अपना मुकद्दर देखूं। हर हफ्ते बॉम्बे गया तो लगा कुछ उसके लिए गिफ्ट ले लूं, लेकिन लगा मेरी वो छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखने वाली है, लगा चलो कुछ फ्लावर ही ले लेते हैं। लेकिन साल भर हर हफ्ते में उससे मिलने गया, लेकिन एक भी फ्लावर नहीं खरीद सका, क्योंकि जब जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची, या दिल की गहराई से एक ही बात निकली कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं। एक साल पूरा होते होते बस हमने महाबलेश्वर के स्कूल के क्लासरूम में शादी संपन्न की। मैं नहीं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी लाए, मेरी इन भावनाओं को उसने बड़ी कदर की। और महाबलेश्वर के एक क्लासरूम में बस हमने हमारी शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से हमने उस हैंड कार्ड पे वापस काम करना शुरू किया दोस्तों। लेकिन एक गिल्ट, एक शर्म, एक जिल्लत बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे वो मकसद किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हम खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस रेकड़ी पे, और तभी लकड़ियां पटकते हुए भिक्षा मांगते हुए मेरे ब्लाइंड मित्र निकल जाते। ऐसे ही 5 ब्लाइंड मित्रों को मेरी वाइफ नीता ने स्टॉल पे बुलाया, हमने उनके लिए चाय मंगवाई और मैंने उनसे पूछा कि भिक्षा के काम से दिन भर में कितना कमा लेते हो। सब चुप। मैंने हर किसी का हाथ पकड़ के हैंड कार्ड पे रखी हुई हर एक कैंडल से टच करवाया कि मैं डरो मत, मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूं, मैं भी ब्लाइंड हूं, बताओ तो सही कितना कमा लेते हो। मेरे बार बार पूछने पर और ये कहने पर कि मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूं, उन्होंने मुझे टालना शुरू किया। उनको लगा कि मैं मेरे इस बिजनेस को बंद करके उनके उस ऐतिहासिक बिजनेस में शामिल होना चाहता हूं। उन्होंने कहना अब कहां पहले जैसे लोग रह गए, कहां दया माया। मैंने तो उनकी बात समझ में आ गई। मैंने कहा मैं आपको मेरे साथ जोड़ना चाहता हूं, न कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, बताओ तो सही कितना कमा लेते हो इस भिक्षा के काम से। और एक ने बताई दिया कि 60-70 रुपए मिल जाते हैं। मैंने कहा मैं 200 रुपए रोज के देता हूं। उन दिनों मेरी हैसियत नहीं थी कि उनको रोज के 200 रुपए दे सकूं, लेकिन कहीं से शुरुआत करनी थी। जिस मकसद को लेकर हम आगे बढ़े थे उसको कहीं शुरुआत करना पड़ता। मैंने कहा 200 रुपए रोज के देता हूं, रहने खाने की सब व्यवस्था हम आपकी करते हैं, बस इस घटिया काम को बंद करो और मेरे साथ चलो। उस दिन उन 5 मेरे ब्लाइंड दोस्तों को पहली बार हम हमारे घर पे ले गए। दूसरे दिन हमने एक भाड़े की व्यवस्था ली 8 कमरों की, 4 रूम मैन्युफैक्चरिंग और 4 रूम हमारे इन ब्लाइंड दोस्तों के रहने के लिए। ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क इतना फास्ट होता है कि 5 के 25 कब हुए प्रसाद जी हमें भी पता नहीं चला। और तब लगा कि ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि रोज के 200 रुपए देने थे और बेचने के लिए छोटी सी एक
भर एक हाथ गाड़ी भर थी, अब ये काम आगे पैसे पड़े। और उन्हीं दिनों बड़े बुजुर्गों की बात बार बार मुझे याद आ रही थी, जो एक गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं ना, उनको अक्सर ये सुनना पड़ता है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। पता नहीं तुमने सुना नहीं सुना, लेकिन मैंने कई बार सुना। कुछ अलग करने की कोशिश की लेकिन तुरंत एक हथौड़ा चल जाता है कि तुम्हारी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे, नहा कि हम इस समाज सेवा में फंस गए, अब इतने सारे लोगों का गुजारा कैसे होगा। दिमाग में तो बात उनकी कहीं भी चल रही थी, लेकिन वापस यहाँ अंदर गहराई से एक और बात आ रही थी कि ये क्या बात हो गई। उस एक निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त ऊर्जा भर दी। और उन्हीं दिनों मैंने कलाम साहब की बड़ी खूबसूरत लाइन सुनी थी रेडियो पे कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस लाइन को मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की राह न देखते हुए एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे हमने सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। जहां और टेबल मिले हमने तुरंत हमारे शोरूम खड़े करने शुरू किए। जहां पीछे और कमरे मिले हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाने शुरू किए। कम से कम इन्वेस्टमेंट में सनराइज कैंडल को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो ब्लाइंड मित्र अलग अलग राज्यों से भी जब आने लगे तो हमने उन्हीं के यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट खड़े करने शुरू किए। जो अच्छा बोल लेते थे उनको हमने मार्केटिंग में डाला, जो पीछे बच गए उनको मैन्युफैक्चरिंग में डाला। नीता जी मेरी वाइफ कहती थी कि कंपनी में कोई भी मालिक नौकर न हो, इस तरह से हम काम को आगे बढ़ाए। तो हमने डिजाइन ही सनराइज कैंडल को इस तरह से किया कि जितने भी हमारे ब्लाइंड मित्र जुड़े, जितना काम बनाना था, कैंडल बनाना था, हमने नंग के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम सब उन्होंने नंग के हिसाब से ले लिया। और मार्केटिंग पूरा हमने डिडक्शन पे डाल दिया। डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक की पूरी चेन हमारे ब्लाइंड मित्रों ने संभाल ली। सब अपना 100% दे रहे थे, क्योंकि हर कोई अपने आप को एक हॉनर की तरफ प्रस्तुत कर रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से हमने शुरुआत की थी, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। जो कभी 20 किलो से शुरुआत की थी हमने, आज 1,500 टन से ज्यादा कच्चा माल हमें कम पड़ जाता है। दोस्तों करीब 67 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। पूरा यूरोप, गल्फ और अफ्रीकन कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। जो घर हमारे इन ब्लाइंड दोस्तों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेज के वे लोग अपने घर संभालने लग गए। एक 10,000 से लेके 40,000 रुपया मंथली वे इनकम पा लेते हैं। जो घर के लिए बोझ रूप थे, आज खुद पैसा भेज के अपना घर का बोझ उठा रहे हैं। 14 राज्यों में 71 यूनिट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। और ईश्वर को हम थैंक यू क्यों ना कहें, खुदा का धन्यवाद क्यों ना करें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम चेंज, परिवर्तन, बदलाव की बात करते हैं। इससे बड़ा बदलाव राजमाने सर और क्या हो सकता है कि अभी सांगली कोल्हापुर में जो बाढ़ आई, गए साल केरल में बाढ़ आई, तो हमारी सभी ब्लाइंड मित्रों ने फ्री में लाखों की संख्या में कैंडल्स उन बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जो समाज से सिर्फ लेना सीखे थे। नाउ विद इंटरेस्ट वे लोग समाज को वापस देना सीख चुके हैं। वसीले, पहचान और सिफारिशों से तो दोस्तों बहुत काम मिल सकते हैं, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए। हमने कोई सिंपैथी, सहानुभूति पे कैंडल न बेचते हुए हमने क्वालिटी पे काम करना शुरू किया। कोई अपॉर्चुनिटी संधि तक आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से 2008 में हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल बीकेसी में ये अवार्ड फंक्शन हुआ। नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी के हाथों ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें रोके रखा और फंक्शन के बाद अपने मेकर चैम्बर नरीमाइन पॉइंट के 12th फ्लोर पे ले गए। अपनी केबिन में ले जाके मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि एमडी साहब, अंबानी साहब, मुकेश अंबानी जी चाहते थे कि कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है मिस्टर भाटिया, हमारी अवार्ड कमेटी आके देख के गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, तो ये पैसे रखो, बड़ी सी फैक्ट्री डालो, और पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेना। रिलायंस आपके काम से बड़ी खुश है, जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। पता नहीं माँ के संस्कार
काम आ गए। सावंत साहब तुरंत मैंने वो कवर उनको वापस देते हुए कहा मुझे पैसे नहीं देना हो तो मुझे काम दीजिए। थोड़े नाराज भी हुए कि हम आपको देने और आप इनकार करें। मैंने कहा नहीं सर आप दे सकते हो तो मुझे काम दीजिए। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे सिस्टर कंसर्न, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी कैंडल्स में उजाला है, खुशबू है और पीछे हजारों हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। हमने उन्हें कन्विंस किया और उसका नतीजा ये हुआ कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री के हर न्यू ईयर गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिलता है। यहाँ पे काफी लोग बिजनेस परिवार से आते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर आप लोग बनेंगे, बड़े बड़े बिजनेस आप वाणिज्य में काफी कुछ इसके ऊपर सीख भी रहे हो। मुझे ये बताइए कि इससे बड़ा बिजनेस, इससे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की बात और क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को वापस लौटाकर, या यूं कहें कि हमने वो 51 लाख का चेक रिलायंस में इन्वेस्ट किया और 2008 से टिल टुडे करीब करीब 110 करोड़ रुपए का काम हमें रिलायंस से मिल चुका है। दोस्तों उनका परचेस ऑर्डर आया, इन कामों से करीब 5 से 6 महीना हमारे कितने हजारों ब्लाइंड मित्रों को रोजगार जनरेट होती है। बॉक्स बनाने से लेकर कैंडल बनाने तक का कितना ही काम मिलता है। अब उनका परचेस ऑर्डर आया और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। काफी फार्मास्यूटिकल, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े मॉल, सबके लिए हमने उनके प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। काफी अलग अलग कंपनियों के ट्रेडमार्क सिंबल तक बनाए, होटल, स्पा, मसाज सेंटर, केटरर, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, शादी ब्याह, सब में हमने इन प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। 2014 में हमने पाटिल साहब किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। हुबहू बियर के शेप के ऐसे बड़े से कांच में बियर मग्स हमने डिजाइन किए थे 3.5 लाख। लेकिन हम रोज सुबह उठकर ईश्वर खुदा का थैंक यू कहते हैं कि मालिया जी देश छोड़कर भागे, उसके पहले हमारा पेमेंट देके गए, नहीं तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, मैं इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता दोस्तों मेरा पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन आज इन 27 सालों के इस सफर के बाद मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि अब हम कैंडल नहीं बेचते, हम आइडियाज बेचते हैं। दोस्तों जरूरी है बेचना, मार्केटिंग, क्योंकि बनाना फिर भी आसान है, हम चीजें बना लेते हैं लेकिन उसको हम बेच नहीं पाते। बेचना बहुत जरूरी है। करीब 250 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज, IIT, IIM हमें केस स्टडी के रूप में लेते हैं, लेकिन वो हमसे यही समझना चाहते हैं कि आज 9,500-10,000 ब्लाइंड मित्र जो ये टनों कैंडल्स तैयार करते हैं, इतने सारे डिजाइन तैयार करते हैं, उसको आप बेच कैसे पाते हो, उसके ऊपर वे ज्यादा रिसर्च करते हैं। मैं सभी से कहता हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं कि पहले आप अपने प्रोडक्ट को बेचना सीखो, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाइए। बड़ी छोटी सी घटना मैं इस मार्केटिंग की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी हो, हमारे विचार हो या हमारे प्रोडक्ट हो, उसको बेचने आना बहुत जरूरी है। दोस्तों हर इंडस्ट्री की एक वेस्टेज होती है, लेकिन हमारी कैंडल इंडस्ट्री में कोई वेस्टेज नहीं होती। लास्ट में सावंत साहब झाड़ू निकालकर भी जो चूरा बच जाता है उसको पूरा रिसाइकलिंग कर दिया जाता है। शुरुआत में तो किलोज में ये चूरा बचता था, फिर क्विंटल्स में, फिर टन में जब चूरा इकट्ठा होने लगा तब लगा कि अब इसको रिसाइकलिंग कर देते थे, क्योंकि गोडाउनों में बिकने आने लगा। ये बारीक बारीक ऐसे रेती की तरह बारीक बारीक अलग अलग कलर के चूरे, उनको हमने गर्म करके पिघलाने की कोशिश की डाई में भरने के लिए। पहले इतने कलर थे कि बड़े भद्दे कलर आने लगे, हमने और काफी कलर डाले लेकिन रिजल्ट सेम, क्योंकि पहले इतने सारे कलर मिक्स हो चुके थे, हमारे वॉलंटियर भी उनको अलग नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में थक आकर हमने उसमें काले कलर डाले और काफी प्यारे खुशबू वाले फ्रेग्रेंस भी सब उसके अंदर मिक्स किए, और जब डाइज में से कैंडल निकली तो बड़ी ग्रेनाइट ब्लैक। हमारे वॉलंटियर ने कहा ये तो मार्केट में धूम मचा देगी। उनकी बातों में आकर हमने पूरी प्रोडक्शन लाइनों को, सभी यूनिट्स को 2 महीने के लिए रुकवाया और जितना भी चूरा, टनों चूरा गोडाउन में था, सब हमने काली कैंडल बनाने में खर्च कर दिया। क्या काफी थप्पियां लगी, लाखों काली कैंडल्स तैयार हो चुकी थी। हमारी प्रेजेंटेशन टीम ने बड़े खूबसूरत उसके प्रेजेंटेशन बॉक्स बनाए, पैकेजिंग बहुत सुंदर तरीके से उसको डिस्प्ले के लिए हर शोरूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 20 दिन के बाद जब सर्वे किया तो सर पर हाथ रख के बैठ गए कि एक भी काली कैंडल नहीं बिक रही थी। कारण जानने की कोशिश की तो हमारे बेचने वाले सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बताया कि काली कैंडल भी हो सकती है, सभी समझने के लिए तैयार नहीं। हर कोई काली कैंडल फेंक देते हैं और खुशबूदार जो अलग अलग कलर की कैंडल है वो सब इकट्ठा करके वे खरीद लेते हैं। ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। पहले तो चूरा था तब तक ठीक था, लेकिन इतने सारी काली कैंडल को करें क्या?
और काफी सोच विचार के बाद में एक ऐसा समीकरण हमारे हाथ में आया और बस हम खुशी के मारे भागे, जो नियरेस्ट शोरूम थे वहां पहुंचे और बेचने वाले जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव लाइन मित्र थे उनको हमने यही समझाया कि अब कस्टमर को पहले काली कैंडल हाथ में देना और हो सके उतनी विनम्रता से उनको ये जरूर कह देना कि तुम्हारे घर की, दुकान की, ऑफिस की, फैक्ट्री की अगर नेगेटिव एनर्जी भगानी है तो रोज एक काली कैंडल जलानी चाहिए। इतना कहना था नहीं कि एक बोर्ड सी मच गई, हर कोई ये काली कैंडल खरीदना चाहता था, लेकिन ये कोई आम किसान मजदूर नहीं, जितने हाई प्रोफाइल थे वो सब ये काली कैंडल खरीदने के लिए बड़े जोर लगा रहे थे, क्योंकि शायद वे नेगेटिव पॉजिटिव से ज्यादा त्रस्त थे। आज परिस्थिति यह है कि चूरा कब का खत्म हो जाता है, हमें सफेद मूंग को काला करके हमारे ऑर्डर पूरे करने पड़ते हैं। विप्रो से लेके गोदरेज तक कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको हजारों की संख्या में हमें ये काली कैंडल प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों ये बेचना बहुत जरूरी है। पता नहीं उनकी नेगेटिव एनर्जी खत्म हुई नहीं हुई, लेकिन हमारे गोडाउनों का ये सब चूरा तुरंत खत्म हो जाता है दोस्तों। तो जरूरी है बस बेचना, हमने बोलना सीखना चाहिए। कई बार हम दोस्तों से मिलते हैं तो अपना नाम भी नहीं बोल पाते, बोलना बहुत जरूरी है दोस्तों, बोलने से ही बात आगे बढ़ती है। तो ये बस ये कन्वर्सेशन, ये जबान, ये शब्द है, बस ये बात करना बहुत जरूरी है। चुपचाप रहने से काम आगे नहीं बढ़ेगा। अब तक तो ठीक था, लेकिन आने वाले दिनों में इतनी प्रतिस्पर्धा का आपको सामना करना पड़ा है, तो अभी से आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ये कभी हो सकता है कि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं दोस्तों, है ना, आज ये फिटनेस है, तभी आप आगे बढ़कर बिजनेस भी अच्छी तरह से कर पाओगे। तो आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं बड़ी सुन रहा था कि इतने सारे क्षेत्र में आपने मेडल कमाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से भी काम हो सकता है। इसके लिए मैं आपके जिमखाना क्लब, आपके प्राचार्य सर का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में इतना सुंदर काम चल रहा है। 2012 में मैं बात कुछ और करूं तो 2012 में सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई महाबलेश्वर यूनिट पे। आमिर खान जी पूरी टीम के साथ आए थे, बड़ा सुंदर एक एपिसोड तैयार किया हमने। 2014, 2016 और 2019 जैसे प्रसाद सर ने कहा हमें 3 राष्ट्रपति पुरस्कार दिए गए, लेकिन जो 2014 का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला अंध स्वयं रोजगार का, और जब दिल्ली से हम राष्ट्रपति पुरस्कार लेकर महाबलेश्वर लौटे, दूसरे दिन मैंने उन सभी स्ट्रीट होकर को ढूंढा जिन्होंने कितनी बार मेरी हाथ गाड़ी फेंक दी थी। वो चाहते थे कि मैं किसी मंदिर के बाहर बैठूं, वो कहते तेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है, क्यों ये बनाने बेचने के झंझट में पड़ता है, किसी बाहर मंदिर के बाहर बिठा देते, चाहिए उतना फंड जमा करो और खुशी खुशी घर जाओ। उनकी बातों को इग्नोर करके जब मैं अपने काम पे लग जाता तो सिर्फ मुझे वहां से हटाने के लिए उन्होंने कितनी बार मेरी हाथ गाड़ी मेरे कैंडल्स के साथ फेंक दी थी। आप ही की तरह जो वहां पे जागरूक टूरिस्ट इकट्ठा होते, वो सब वापस चीजें इकट्ठा करके खड़ी कर देते, मेरी हैंड कार्ड में काम पे लग जाता। जब नेशनल अवार्ड लेके हम लोग महाबलेश्वर लौटे, दूसरे दिन उन सभी स्ट्रीट होकर को मैंने ढेरों मिठाइयां दी, उनसे गले मिला और उनको मैंने ये जरूर कहा कि तुमने हैंड कार्ड मेरी फेंकी नहीं रहती तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। तुमने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ये काम करना ही करना है। दोस्तों, हम भी काम शुरू करते हैं, लेकिन जब आगे चलकर उस सफर में कई तकलीफें आती है, हर्डल्स आते हैं, तो थक हाकर हम हथियार डाल देते हैं, काम बीच में ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, उन तमाम मित्रों को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। तो हम संघर्ष करें, हथियार न डालें। 2016 का जो बेस्ट एम्प्लॉयर का नेशनल था, 58,000 नॉमिनेशन में से ओपन कैटेगरी में सनराइज कैंडल को बेस्ट नियोक्ता, बेस्ट प्लेसमेंट एजेंसी, बेस्ट एम्प्लॉयर का दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, और अभी 3 दिसंबर को तीसरी बार। लेकिन उस छोटी सी हाथ गाड़ी से यहाँ तक का जो सफर है, मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ एक ही शब्द काम आया, वो था हार्डवर्क, मेहनत। मैं तमाम मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। और इस हार्डवर्क, इस मेहनत के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज इस सभागृह से आप कुछ और मत लेके जाओ, लेकिन ये 4 लाइनों को आप बिल्कुल लेके जाइएगा। आपको आने वाले जिंदगी में ये 4 लाइनें बहुत काम आने वाली है। ये जो दिया होता है ना मोमबत्ती की, सभा भी हवा में रोशन हो सकती है,
समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, बस हम कदम 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 बढ़ाते हुए मेहनत करते हुए आगे बढ़े दोस्तों, तभी हम जीत सकते हैं। कई बार ऐसी किसी मंच से नीचे उतरो तो कोई ना कोई पूछ लेता है कि भाभी जी हम ध्यान से देख रहे थे ना, तुम्हारे पैर कांपे ना, जबान लड़खड़ाई, इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए तुमको डर नहीं लगता? अच्छे अच्छे स्पीकर कहीं ना कहीं अटकते हैं, बीच में पानी पीते हैं, लिख तो तुम तो जरा भी नहीं डरते, कैसे बिंदास इतना सारा बोल लेते हो? तो मैं उनको बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता, है ना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी। मुझे दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, मुझे याद नहीं रहता, बस एक अदृश्य दीवार हमारे चारों ओर खड़ी हो गई। आगे और बात करें तो मैं गरीब परिवार से हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, एक दीवार खड़ी हो गई। आगे चल के मैं तो किसान के घर से हूं, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, एक दीवार और खड़ी हो गई। और आजकल का तो बड़ा लेटेस्ट बहाना हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया, और बस बात वहीं पे अटक के रह जाती है। मैं समझता हूं कि जो है जैसे है, कुछ सोच समझकर ईश्वर खुदा ने हमें ऐसा बनाया तो बस उसको हम स्वीकार करें, उन परिस्थितियों को स्वीकार करें और फिर आगे और रास्ते ढूंढने की कोशिश करें। अदरवाइज एमए की फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियां मेरे पास भी थी, कहीं पे भी मैं टीचर बन सकता था, शायद मैं भी किसी बैंक में क्लर्की कर लेता, शायद मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सैंक्शन दे देता, लेकिन दोस्तों ये सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती, और वो होता तो मेरे अकेले के लिए होता। आज इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाती। तो जो है जैसे है बेस्ट है, बस हम उस बातों को स्वीकार करें और आगे बढ़े। दोस्तों आप भी की तरह काफी स्कूल कॉलेजों में जब दोस्तों से मैं मिलता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी बातों में वहां हताशा, डिप्रेशन का ऐसा माहौल है। अब आप ही की उम्र की बात करो तो वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप, और कोई मुंह लटका हुए बैठे हैं, कहीं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए। भी तुम्हारी उम्र से निकला हूं ऐसे, मैं है ना, डायरेक्ट बड़ा नहीं हो गया, तो कहीं पे मुंह लटका हुए बैठे हैं, कहीं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए, कहीं एटी लग गई और बस मुंह लटकाए हुए वहां पे हताशा डिप्रेशन में बैठे हैं। उन तमाम मित्रों से मैं कहता हूं कि ऐसा जरूर नहीं जिस भी क्षेत्र में आप काम शुरू करोगे तुमको सफलता ही सफलता मिलेगी, पहले असफलता भी मिलेगी, तो उस हार को हम बर्दाश्त करना सीखे। आज इतने सारे मेडल आपने कमाए, बड़ी प्यारी बात है, सबको ढेरों शुभकामनाएं भी है, लेकिन मैं शुभकामनाएं उन लोगों को भी देना चाहूंगा जो एटलीस्ट ग्राउंड पे उतरे, भले पहला दूसरा तीसरा क्रमांक उन्होंने मेडल नहीं कमाया लेकिन ग्राउंड पे आए, ये बड़ी बात है। लेकिन जो ग्राउंड पे ही नहीं आए उनकी क्या बात करें। तो जरूरत है कि हमने आगे बढ़ना, हमने स्पर्धा में उतरना। सफलता असफलता तो हमारे ऊपर है, जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत के दिनों में अगर असफलताएं मिल रही है तो उसको स्वीकार करना सीखे, न कि ये डिप्रेशन में जाकर मुंह लटका के बैठे रहे। दोस्तों 3 इडियट फिल्म मैंने देखी थी मेरी वाइफ के साथ, आप सबने देखी रहेगी, बहुत प्यारा एक मैसेज था उस फिल्म के माध्यम से, लेकिन उस फिल्म की एक बात मैं समझ नहीं पाया कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बना के उड़ाने का प्रोजेक्ट दिया गया था, वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया, तो फिर क्या करता है, पंखे से लटक के खुद उड़ गया, है ना। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये इसलिए हुआ मालूम है, आपने कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने दोस्त बनाने ही बंद कर दिए। काफी मेरे कॉलेज स्कूल के दोस्त कहते हैं कि हमारे तो फेसबुक और व्हाट्सएप पे हजारों की संख्या में मित्र हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ टेक्नोलॉजी भर के मित्र हैं। खरे अर्थ में 4 से 5, 6, 7 सराउंडिंग में हमारे ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनको हम दिल की बातें कह सके। हमने दोस्त बनाने ही बंद कर दिए। जिस स्पीड में हम दोस्तों को डिलीट कर रहे हैं ना दोस्तों, उस स्पीड में दोस्तों को हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बस इन दोस्तों को हमारे साथ में रहना बहुत जरूरी है। हमारे जो गुरुजन है वो हमारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके कॉलेज के साथ पढ़ने वाले दोस्त आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कुछ दोस्तों को हमारे सराउंडिंग में रखना बहुत जरूरी है जिनसे दिल की पूरी बात हम बयां कर सके दोस्तों। अदरवाइज क्या होता है कि अकेले अंदर घुटते
फिर कहीं तो भी गड़बड़ हो जाती है। डायरेक्ट गलत कदम न उठाए तो होता ऐसा है कि डिप्रेशन के चक्कर में कहीं तंबाकू बीड़ी से शुरुआत होती है, फिर सिगरेट, फिर अल्कोहल, और कब हम ड्रग की दलदल तक पहुंच जाते हैं हमें खुद को भी पता नहीं चलता। तो अच्छे दोस्तों का हमारी जिंदगी में रहना बहुत जरूरी है। फिर भी कभी जिंदगी में ऐसा हताशा डिप्रेशन का माहौल हो, क्षण आए, तो आज के दिन के याद करके चाबी की उस गुच्छे को याद कर लेना जिसमें 10, 20, 50 कितनी भी चाबियां हो सकती है दोस्तों, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और उन तमाम मित्रों को इस मंच से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जो आज भी हताशा में बैठे हैं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह, भोर के सूरज की तरह। जो बीत गया, बस हम उसको डस्टर से साफ करें और जो एम्प्टी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे स्वर्ण अक्षरों से वापस लिखने की शुरुआत करें। आपको एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं कि अभी जो मैंने शायरी कही थी बड़ी जबरदस्त थी, आप चाहो तो ताली जरूर बजा सकते हो। आप महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से सुनी, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है, और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है दोस्तों। तो फिर क्यों ना हम अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, एनर्जिक सोचें। किसी फिल्म में शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान इसी ताकत को कायनात देता है, क्योंकि वो हर बार कहता है कि दुनिया में एक ताकत ऐसी जरूर है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचे। ओशो, आचार्य रजनीश अक्सर इस ताकत को अस्तित्व का नाम देते थे। तो बस हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े। दूसरों की गलतियां ढूंढने से ज्यादा हमारे खुद की वीकनेस, खुद की कमजोरियां ढूंढना ज्यादा जरूरी है। एक उंगली आगे है तो 4 उंगलियां हमारे पास भी होती है, ये हम न भूले। अदरवाइज लोगों की कमजोरियां, समाज की कमजोरियां, नेताओं की कमजोरियां ढूंढते 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 अंत में जाने का वक्त आता है और फिर यही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा। तो बस हम हमारी गलतियों को ढूंढकर उसको ओवरकम करके आगे बढ़े। काफी दोस्तों से जब मैं हाथ मिलाता हूं तो बड़ी मजेदार बात हो जाती है। उनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों पहनी हो? खासतौर पे कॉलेज के काफी दोस्तों की उंगलियों में ढेरों अंगूठियां। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां? वो कहते एग्जाम करीब है, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया है, वही नैया पार लगा है। वापस मुझे बताते भी हैं कि लाल वाली है मंगल ग्रह की, सफेद वाली सब दुनिया भर के ग्रहों को उन्होंने अंगूठे में छोटे छोटे पत्थर के रूप में चिपका के रखा हुआ है। मैं उनसे कहता हूं कि छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? श्री वामन राव जी का एक वाक्य बड़ा प्रचलित है कि तुझे जीवनाचा शिल्पकार है ना। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार है। बाहर का कोई ये धागा, तावीज, अंगूठी हमारी जिंदगी को नहीं संवार सकती। हमारी मेहनत ही है जो इन हमारे को आगे बढ़ा सकती है, हमें सफलताओं की ओर आगे लेके जा सकती है। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हैं उन तमाम मित्रों को एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं। बाहर का कोई अंधविश्वास, बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह हमारी जिंदगी की तस्वीर नहीं बना सकता। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद दोस्तों जिंदगी से स्पोर्ट्स निकल चुकी थी, लेकिन जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं उस एज में मैंने वापस खेलना शुरू किया। उस 26-27 के बाद मैंने वापस डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक से शुरुआत की। बचपन से स्कूल के टाइम से शॉटपुट, डिस्कस, जावलिन मेरे पसंदीदा खेल थे। मैंने 2001 में पहली बार स्टेट खेली, 2002 में पहली बार नेशनल खेली, 2004 में सियोल साउथ कोरिया में मैंने पहली बार कॉमनवेल्थ खेली। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद टिल टुडे मैं शॉटपुट का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं दोस्तों। अब तक 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं। साथियों सर बैग में लाल बॉक्स है सर, आप दिखा सके सर? थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। 117 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं दोस्तों। महाबलेश्वर की यूनियन बैंक में 3 लॉकर दिए गए हैं हमें सिर्फ मेडल रखने के लिए। कुछ मेडल्स में आपको दिखाने के लिए
17 मेडल्स हैं दोस्तों मेरे पास में। ये मेडल दिखा के मैं कोई अपना बड़कपन यहाँ पे साबित करने नहीं आया, ये मेडल दिखा के खरे अर्थ में मैं आपके साथ शर्त लगाने आया हूँ। थैंक यू सर। जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊं तो मुझसे ज्यादा मेडल्स आपके पास में होने चाहिए दोस्तों। ये शर्त लगाने के लिए मैं आऊं। आपको बता दूं मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, एक भी नहीं खाता। लेकिन मेरी वाइफ कहती है कि आप जिम तक नहीं जा सकते, जिम तो आप तक आ सकती है। उसने घर पे एक बड़ी सी जिम लगवा दी है। अब होता ऐसा है कि सुबह 4 से 8 रोज मुझे जिम में एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आज 49 की उम्र में भी 600 से 700 जोर पुशअप्स दोस्तों मैं यूं निकाल लेता हूं दोस्तों। जिस दिन सुबह एक्सरसाइज नहीं करता उस दिन मुझे नाश्ता नहीं मिलता। मेरा और मेरी वाइफ के बीच का करार ही इस तरह से है कि जिस दिन एक्सरसाइज नहीं उस दिन नाश्ता नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि रात को लेट आओ और नहीं जा पाए किसी कारणों से सुबह जिम में, तो उस दिन नाश्ता नहीं मिलता और फिर प्राचार्य सर बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती, बड़ी खुशामतें करनी पड़ती है, तब जाके आधा सा पराठा दया दृष्टि दिखाते हुए मिल जाता है। उस आधे से पराठे के प्लेट को लेके जिम के किसी कोने में गुनेगार की तरह मुंह नीचे करके चुपचाप खा लेता हूँ और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म है। लेकिन ये सब मेडल्स मेरी वाइफ को समर्पित है। मेरा स्पेन का कोच जो साई के तरफ से मुझे ट्रेनिंग देता है, साई उसका पूरा पेमेंट भी देती है। वो रोज मेल करके शुरुआत के दिनों में मेरी वाइफ से कहता कि बाकी सब ठीक चल रहा है, वजन उठाना, पुशअप्स है, ग्राउंड प्रैक्टिस है, सब ठीक थे, क्योंकि रोज के रिपोर्ट्स भी भेजने होते थे। लेकिन वो रोज मेल करके मेरी वाइफ से कहता कि मिस्टर भाटिया ने 6 से 8 किलोमीटर दौड़ना भी चाहिए। और उसको क्या मालूम ये 4 घंटे में हालत खराब, पसीना पसीना हो जाता हूँ, लेकिन वो कहता है तो करना पड़ेगा। मेरी वाइफ ने कहा चलो कुछ रास्ता निकालते हैं, अपनी कार में बिठा करो महाबलेश्वर के पोलो ग्राउंड लेके, बड़ा सा ग्राउंड है वहां पे, आप कभी आएंगे तो हम चलेंगे वहां पे। उसने कहा 800 मीटर का एक ग्राउंड है, आप 10 राउंड लगाओगे तो तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। बोला चलो ठीक है, किसी को बुला के रखा होगा, उसके साथ हाथ में हाथ बांधकर भागूंगा। लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली, सामान से उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली। उसी दिन उसने कैरियर भी लगाया था कार को, एक छोर कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में। उसने कहा बस अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम पीछे रस्सी पकड़कर भागो और हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू होगी। मैं भी बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने। उसको पता न चले इस तरह से मनोमन उसको मैं दंडवत प्रणाम भी कर दिया करता था। लेकिन यकीन करें दोस्तों, ये खुशी सिर्फ 7 दिन टिकी, वो यहाँ नहीं है आज मेरे साथ, इसलिए अंदर की बात बता दूं। उस दिन से आज तक मुझे उससे बहुत दब के रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आज गलती से ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब के सब मेडल्स उसको समर्पित है। हर बार मैं उसको मजाक में कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के कहे जाते हैं, लेकिन नेताजी आपको एतराज न हो तो एक 0 मेरे तरफ से और लगा देना है ना। हमने इतने कई बार शांत मन से ये नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, इतने सारे मेडल्स के बारे में जब सोचता हूँ दोस्तों, तब लगता है कि ये सब बाय प्रोडक्ट है। खरे अर्थ में आज इन हजारों हाथों को जो रोजगार जनरेट हो रही है, आपके रूप में इतने सारे प्यारे जिंदगी भर के जो मुझे दोस्त मिले, प्राच्य सर सभी गुरुजनों के जो आशीर्वाद मिले, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ये खरे अर्थ में सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा मेडल्स यही है। लेकिन होता ऐसा है कि कहीं छोटी सी सफलता हाथ लगी नहीं कि हम हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। सुबह हमने एक व्यवस्था रखी हुई है हमारे सभी यूनिट्स पे कि 15 मिनट बस ईश्वर खुदा की बंदगी करनी है, प्रार्थना करनी है, उसके बाद अपने अपने कामों में लगना है। और इस प्रार्थना में उनसे यही कहते हैं कि छोटी छोटी सफलताओं से प्रभु ऐसा न हो जाए कि हम हवा में उड़ना शुरू करें, आप हमारे पैर जमीन से जोड़े रखें। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता है जो आज भी जमीन से नहीं जुड़ पाई, उनको इस मंच से ये जरूर कहना चाहता हूं आपके जरिए कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। दोस्तों, तो जमीन से जुड़ाव बहुत जरूरी है। ये जमीन का जुड़ाव ही है जो हमें आगे लेके जाता है। लेकिन एक बात ऐसी हो गई ना आजकल सोसाइटी में कि हम सब ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। अभी तो स्कूल कॉलेज में हम दाखिला नहीं लेते और तुरंत कितना पैकेज मिलेगा, कौन सी डिग्री लेने के बाद कितना पैसा कमाएंगे, बस चारों ओर सिर्फ पैसा 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 पैसा। हमने एक दूसरे को पैसों ही से ही तोलना शुरू कर दिया। किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने
गोडाउन है, कितना बैंक बैलेंस है, सिर्फ पैसों से हमने एक दूसरे को तोलना शुरू कर दिया। आपने ये बड़ा अनुभव किया रहेगा कि जेब में पैसा है तो हर कोई कहता है यार तो कैसा है। मैं उन तमाम मित्रों से कहता हूं अपने जेब के पैसे की गर्मी को अपने सर तक मत जाने दो, क्योंकि अब पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बड़ा आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। और मेरे इतने सालों का अनुभव कहता है कि जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों ये तमाम पैसा जरूरतमंदों में बांटने की जरूरत है। अब सनराइज कैंडल मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं, एक यज्ञ है, एक चढ़वड़ है। करीब 200 करोड़ का टर्नओवर सनराइज कैंडल हर साल करती है, लेकिन इसके सामने 10,000 मेरे ब्लाइंड दोस्तों के घर चलते हैं। दोस्तों ये मुझे खुशी की बात है। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि आदि बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जाने से पहले इस सुंदर दुनिया को अलविदा कहूं, उसके पहले कम से कम एक 25-50 हजार ही सही मेरे ब्लाइंड दोस्तों को उनके पैर पे खड़ा कर दूं। मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई। मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाला है। इन तमाम हजारों की संख्या में जो मेरे ब्लाइंड मित्र जो खुद एक ईश्वर खुदा का रूप है, उनको छोड़कर किस मंजिल मंदिर के दरवाजे खटखटाऊं। दोस्तों जरूरत है इन सबको लेके चलने की, लेकिन उसके लिए हमने पढ़ना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, क्योंकि माँ बचपन से मुझे कहती थी कि तुम्हारा तन और मन फिट है तो तुम्हारे ऊपर धन की बरसात करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर बॉडी फिट है, याद रखें आप, अगर आज की बॉडी फिट है तो आपका मन, मस्तिष्क, विचार, हर चीज फिट है। आज 49 की उम्र में दोस्तों सुबह 4 से रात को 11 बजे तक मैं काम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, इतने माउंटेनियरिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। अभी सतारा हिल मैराथन हमने अगस्त महीने में 21 किलोमीटर की दौड़ी। दोस्तों आज एक क्रोसिन खाने की भी जरूरत मुझे नहीं पड़ती, क्योंकि रोज एक्सरसाइज, रोज का सराव, कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। मैं कोरिया, जापान, चाइना के बड़े बड़े तगड़े ऐसे 150, 200 किलो के खिलाड़ियों के साथ में मैं प्रतिस्पर्धाएं करता हूं, लेकिन वो लोग, मैं सुबह जब हम शिविर में होते हैं या कैंप में होते हैं या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं नेशनल इंटरनेशनल, मैं स्पोर्ट का बाउल लेके, मोड़ आले मूंग चना लेके मैं अपना नाश्ता निपटा देता हूं, और वो सुबह नाश्ते में एक पूरा चिकन खत्म कर देती, इतने तगड़े लोग। लेकिन होता ऐसा है कि कहीं आगे शॉर्टकट मारने के चक्कर में कहीं नशीले पदार्थ ले लिए, कहीं इंजेक्शन ले लिए, और बहुत अच्छा कैरियर हो सकता था उनका, लेकिन वो फिर वो डोपिंग में पकड़े जाते हैं और पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों तो कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। प्रसाद जी के साथ साथ चौहान जो इतना बड़ा जिमखाना क्लब आपके साथ में है, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े। मैं भी कई बार प्रसाद जी से माउंटेनियरिंग या स्पोर्ट्स की कितनी बातें होती तो मैं उनसे प्रत्यक्ष मिल से उनकी सलाह लेके मैं आगे बढ़ता हूं, तब जाके ये मैं सक्सेस पा सका। दोस्तों तो स्पोर्ट्स जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन ये तन फिजिकल फिटनेस तो हम पा लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे भी एक्सक्यूज गांव खेल के हमारे जो मित्र आते हैं कॉलेजों में, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जिम नहीं है, व्यायामशाला नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास जिम 2010 में आई, उसके पहले मैं जिम अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने 5-5 रुपए के 2 ईंटें लगा दी थी मेरे पुशअप्स के जोर के लिए। 10 रुपए मेरा पुशअप्स का मशीन बन चुका था। 3 मीटर की एक नायलॉन की रस्सी लेके मैं स्कीपिंग कर दिया करता था। दोस्तों 20 रुपए में मेरी जिम तैयार हो चुकी थी। तो कोई एक्सक्यूज या बहाने करके काम नहीं बढ़ेगा। जो है बेस्ट है दोस्तों, तो बस उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़े। एक बात ध्यान रखें, बलि सिर्फ बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो पहले हम मजबूत बने, पहले हम शेर बने, और फिर समाज में जो कहीं पीछे छूट गए लोग, उनको लेके हम आगे बढ़े। कलाम साहब की एक लाइन और आप सबको शायद आपने कई बार सुनी रहेगी कि सपना वो नहीं जो नींद में ही देखे जाए, सपना वो है जो नींद आने ही न दे। दोस्तों तो बस हम स्पोर्ट्स या एजुकेशन ऐसा सपना देखें कि जो हमें नींद न आने दे। इस बार ठीक है 2020 में आप जापान नहीं जा सकते टोक्यो में, लेकिन अभी आज के दिन आप सब लोग कसम खाएं कि आपके सब गुरुजनों के मार्गदर्शन में 2024 में ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करने की कोशिश करें ओलंपिक के लिए। दोस्तों और अभी से अगर आप ठान लोगे तो 4 साल तो बहुत हो गए, 4 साल में तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। ओलंपिक के मेडल्स की क्या बात है दोस्तों। तो जरूर आप ओलंपिक के लिए आप अभी से कमर कस के आगे बढ़ सकते हो।
पढ़ाई पूरी करें, एजुकेशन बहुत मस्ट है। किताबों को अपना दोस्त बनाएं, अपने सराउंडिंग में अपने विद्यार्थियों को अपना दोस्त बनाएं और आगे बढ़े। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि संघर्ष, हम आए हैं तो संघर्ष के सिवा काम नहीं चलेगा, हर किसी को संघर्ष से निकलना ही पड़ेगा। यहाँ हमारे सब गुरुजन बैठे हैं, प्राचार्य हैं, उपाचार्य, सभी ने अपनी जिंदगी में कितनी, उनके सबकी जिंदगी को हम टटोलने की कोशिश करें तो सबने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया। आप भी कई लोग, इतने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कितने 200-200 किलोमीटर रोज का सफर करके आप कॉलेज पहुंचते हो। हर कोई संघर्ष कर रहा है, संघर्ष के बाद में दोस्तों हमें मंजिल मिलती है। और ये तमाम जो गुरुजन है, आपके लिए ये लाइन मैं जरूर कहना चाहूंगा, बस इसको इस तरह से सुनिए कि आपके लिए कही जा रही है कि ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चला हूं सिर्फ मंजिलों पे नजर है, कभी मैंने मील का पत्थर नहीं देखा। हैरत में पड़ जाएंगे सब, अरे हैरत में पड़ जाएंगे सब, जब बेवक्त घर पहुंचूंगा, उम्र ढल गई, कभी दिन में घर नहीं देखा, महबूब की गली हो या बुजुर्गों की जमीनें, छोड़ दी एक बार तो मुड़कर नहीं देखा, और पत्थर समझता है मुझे, पत्थर समझता है मुझे, मेरा हर चाहने वाला मैं मोम हूं, तूने मुझे छूकर नहीं देखा, तूने मुझे छूकर नहीं देखा। महात्मा गांधी जी हर बार कहते थे, सर अंतिम 1 मिनट लेना चाहूंगा, कि महात्मा गांधी जी हर बार कहते थे कि समाज के अंतिम तबक्के तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन प्राचार्य सर, हम समाज के उस तबक्के से आते हैं जिसको कई बार अंतिम बेंच भी नसीब नहीं होती, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका, आपके महाविद्यालय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ये मान सम्मान मेरा नहीं, ये हजारों करोड़ों लाखों मेरे दिव्यांग मित्रों का मान सम्मान है। उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे परम मित्र प्रसाद जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप सभी महानुभावों से मुझे जोड़ा, इस प्यारे ऊर्जामय वातावरण से मुझे जोड़ा। दोस्तों मिलना बहुत जरूरी है, ये आपस में मिलते हैं ना तभी रास्ते निकलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के ऊपर बात करने से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात करने की जरूरत है, आपस में मिलना जरूरत है। इस सभागृह में इस तरह से हम मिले हैं, आज 2-4 साल में हम सब अलग अलग क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे दोस्तों, फिर इस तरह से मिलना नहीं हो पाएगा। बड़े प्यारे अभी दिनों से आप गुजर रहे हो दोस्तों, इन दोस्तों को साथ ज्यादा से ज्यादा आप निकटता लाओ, आपस में मिलो, मिलने से रास्ते निकलते हैं। और इस मिलने मिलाने पे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आके ही मिलते हैं हम, आके ही मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाए, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाए। आके ही मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाए, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाए। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कार्य आ जाए। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहलत दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे, फिर आ जाए। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना, अगर रास्ते में कोई मज़ारे आ जाए, आके ही मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाए। अंत में जिन्होंने आज मेडल्स पाए, पुरस्कार पाए, उनको मैं बहुत 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 बधाई देता हूं। उनके टीचर्स को, उनके कोच को बहुत बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में जो कहीं पीछे रह गए, जो मेडल नहीं ला पाए, और ज्यादा मेहनत करें। जो ग्राउंड पर नहीं आए, उन्होंने ग्राउंड पर जाने की जरूरत है। खेलो इंडिया शरीफ के कितने प्यारे प्रोजेक्ट आज स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के माध्यम से स्टेट राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं दोस्तों, उसका पूरा फायदा लें। और एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ के लिए टारगेट करते हुए 2024 के ओलंपिक के लिए अभी से कमर कसे। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में आपकी इस प्यारे महाविद्यालय के लिए, आपके प्राचार्य के लिए, आपके गुरुजनों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में बूत बनकर बैठे होंगे, जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में बूंद बनकर बैठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। सदियां बीते,
अरे सदियां बीते जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी सदगुरु गार्गे महाराज को ले आप बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे, अक्सर बनकर बैठे होंगे। थैंक यू। जय हिंद। आचार्य सर, माननीय प्रसाद सर, माननीय भावेश भाटिया सर आणि आपण सर्वजण स्टेजवरील आणि स्टेजच्या समोरील मान्यवर, करवीर हायकर्स कोल्हापूर या क्लबच्या वतीनं मी आपल्या समोर उभा आहे. ट्रेकिंग आणि माउंटेनिअरिंग या ऍक्टिव्हिटीसाठी वाहून घेतलेला हा साधारण 10 वर्षापासून जुना असलेला क्लब आहे. याच्यामध्ये साधारण 600-650 मेंबर्स आम्ही आहोत. माउंटेनिअरिंग आणि ट्रेकिंग हा खेळ समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचावा या हेतूनं या क्लबवरती आम्ही कार्यरत आहोत. या क्लबचीच एक विद्यार्थिनी आहे कस्तुरी दीपक सावेकर, वय वर्ष 17-18. ही साधारण वयाच्या 3ऱ्या वर्षी असताना माउंटेनिंगच्या किंवा ट्रेकिंगसाठी एका ऍक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी झाली. तिचे वडीलच तिच्यावर तिचे ज्येष्ठ ट्रेकर म्हणून होते. वडिलांनी विचारलं की ट्रेकिंगला येणार का? तिने सांगितलं येते म्हणून. आणि पुढचा प्रश्न होता की ट्रेकिंग म्हणजे काय? वडिलांनी एका वाक्यात सांगितलं, ज्या रस्त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज गेलेले आहेत त्या डोंगरदऱ्या आपण तोडवायच्या आहेत आणि त्याला ट्रेक म्हणायचं. आणि त्या दिवशीपासून तयार झाली. आजपर्यंत ज्यावेळेला मी हे ब्रोशर बनवलं तोपर्यंत तिनं 137 पेक्षा जास्ती ट्रेक महाराष्ट्रातले पूर्ण केलेले आहेत. महाराष्ट्रात असा एकही ट्रेक राहिलेला नाही की ज्या ठिकाणी कस्तुरीचं पाऊल पडलेलं नाही. कस्तुरीला आपल्यासारखी कस्तुरी 11वी पास आउट विद्यार्थिनी आहेत का? यावर्षी ती 12वीत गेली असती. या माउंटेनिंग आणि माउंट मिशन 2020 माउंट एव्हरेस्ट या मोहिमेत तिने भाग घेतला असल्यामुळे ती आता 12वीत गेलेली नाही. तिला एनसीसी मध्ये 2017 साली 16 सालचं एनसीसीचा बेस्ट कॅडेट म्हणून अवॉर्ड मिळालेला आहे. ए सर्टिफिकेट एनसीसीचं तिच्याकडे आहे. 2017 मध्ये सकाळ पेपर्सनी युथ इन्स्पिरेशनल अवॉर्ड म्हणून तिला दिलेला होता. 2017 मध्येच हिमालयन माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूट दार्जिलिंग इथे तिनं बेस कॅम्प पूर्ण केला आणि त्याला तिला 3 गोल्ड मेडल्स मिळालेली आहेत. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटेनिअरिंग अँड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली या ठिकाणी तिनं माउंटेनिअरिंगचा ऍडव्हान्स कोर्स सुद्धा पूर्ण केलेला आहे. आणि 2018 मध्ये रक्षा सचिव प्रशंसा पदक तिला मिळाले. हे पदक मिळवणारी ही भारतातली सर्वात तरुण विद्यार्थिनी आहे. यापूर्वी हा पुरस्कार कुठल्याही विद्यार्थ्यांना मिळालेला नव्हता. भविष्यामध्ये जाऊन आर्मी ऑफिसर होण्याचं तिचं स्वप्न आहे. ही करवीर हायकर्स क्लबची ही स्टुडंट 2020 मध्ये होणाऱ्या माउंट एव्हरेस्ट एक्सपिडिशन साठी जाणार आहे. याच्यासाठी आता तिची पूर्ण तयारी चालू आहे. दररोज साधारण 7 तासापेक्षा जास्ती वर्कआउट केलं जातं. आता भावेशजी सांगत होते त्याप्रमाणे ज्या ज्या प्रॅक्टिसेस त्या सांगत होते की जितकी तयारी करावी लागते ही सगळी तयारी पुण्यामधील जे गिरीप्रेमी म्हणून संस्था आहे आणि पीक प्रमोशन म्हणून नेपाळवरती संस्था आहे या दोन्ही संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली ती आता पूर्ण करते आहे. कस्तुरीला मी विनंती करतो की इथे स्टेजवरती येऊन स्वतः माउंट एव्हरेस्टची दाहकता आणि तिची तयारी आणि तिच्यातून तिचा असलेला अभ्यास याच्याबद्दल या सर्व समुदायासमोर विवेचन करावं. धन्यवाद. हा एव्हरेस्ट चढण्यासाठी खर्च पण तसा खूप येतो, पण एव्हरेस्ट फक्त पैशाच्या जोरावर सर केला जाऊ शकत नाही. तर त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा आणि तुमच्या टीचर्स आणि सरांचे आशीर्वाद मला गरजेचे आहेत आणि ते माझ्या पाठीशी असतील अशी मी इच्छा व्यक्त करते. सरांनी तो बोलण्याचा चान्स दिला त्याबद्दल थँक्यू सो मच. तुमच्या समोर एक छोटंसं आव्हान होईल. या मोहिमेसाठी साधारण 42 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. समाजातील सर्व संस्था व्यक्ती या सर्वांच्याकडे आम्ही अप्रोच होत आहे. लोकांच्याकडून भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. जसं गाडी बाबांचं किंवा एनडी पाटील सरांचं हे आहे की प्रत्येक मला सगळ्यांच्याकडनं एका माणसाकडे 42 लाख रुपये नको, प्रत्येक एक माणसाला 1-1 रुपये देऊन आम्ही 42 लाख जणांना अप्रोच होतो. या तत्वावरती आम्ही जातो कारण ही मोहीम समाजाच्या तळागाळातल्या सगळ्या माणसांच्या पर्यंत पोहोचावी हा याच्या मागचा हेतू आहे. यातून अर्थार्जन व्हावं असा हेतू नाहीये, फक्त अर्थार्जन करणे ही गरज आहे म्हणून आम्ही अशी पाकिटं बनवलेली आहेत. याच्यामध्ये जर कोणाला काही वाटलं की या मोहिमेसाठी आपण मदत करावी तर त्यांनी निश्चितपणाने द्यावं. ही पाकिटं मी सरांच्या ऑफिसमध्ये ठेवतो इथं. आणि कस्तुरी ही त्याच्या आई वडिलांची एकमेव अपत्य आहे.
तिचे वडील आमच्यावर इथे आलेले आहेत आणि त्या सगळ्यांची इच्छा आहे त्यांची की कस्तुरीने हे माउंट एव्हरेस्ट यशस्वी पार पाडावं आणि आपला तिरंगा हा हिमालयावरती मोठ्या दिमाखानं फडकावा या हेतून आम्ही इथे आलेलो आहोत. आम्हाला इथं आलो आमचं मनोगत व्यक्त करण्याची आपण संधी दिलीत याबद्दल करवीर हायकर्स क्लब सदैव आपला ऋणी आहे. धन्यवाद. वार्षिक पारितोषिक वितरण समारंभाचे प्रमुख पाहुणे भावेशजी भाटिया साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक, कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असलेले स्थानिक व्यवस्थापन समितीचे सदस्य अतुल कदम, सेवानिवृत्त शिक्षक प्राध्यापक ठासे सर, मोकाशी सर, इंगोले सर, प्राचार्य शिंदे सर, त्याचबरोबर रयत शिक्षण संस्थेच्या जयसिंगपूर हायस्कूल मधील आपले रयतचे कार्यकर्ते संजीव पाटील साहेब, त्यांच्या समवेत कोल्हापूरवरून आलेले सर्व कार्यकर्ते, कुमारी कस्तुरी सावेकर, फिजिकल डायरेक्टर कर्डिले सर, चव्हाण सर आणि आपण सर्व विद्यार्थी मित्र हो. गेली 1.5 तास आपण पाहतोय की भावेशजी भाटिया यांनी मी कसा घडलो आणि आपण आपले जीवन यशस्वी करण्यासाठी काय करावं हे विचार मांडले. आपण सर्वजण मंत्रमुग्ध झालो. त्यांनी बोलत राहावं आणि आपण ऐकत राहावं अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली होती. मी मोठं भाषण करणार नाही, 2-5 मिनिटांमध्येच अध्यक्ष समारोप करेल. हे करत असताना भाटिया साहेबांनी सांगितलं की मी स्वतः जन्मजात ब्लाइंड आहे. मी स्वतः नोकरी केली असती तर मी स्वतः उभा राहिलो असतो, परंतु आपल्या ब्लाइंड मित्रांच्या साठी त्यांनी उद्योग क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलं. स्वतः तरी ते उभे राहिलेच, परंतु आपल्या बरोबर हजारो ब्लाइंड मित्रांना देखील त्यांनी उभा केलेला आहे. म्हणजे एका व्यक्तीने जर मनात आणलं तर ते काय करू शकतात हे मूर्तिमंत उदाहरण आज आम्ही आपल्या समोर उभा केलेलं होतं. प्रत्येक वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रमाला वेगवेगळे पाहुणे आणण्याचा आपला प्रयत्न असतो, परंतु यावेळेला आम्ही ठरवलं की एक निसर्गाने आपल्यावरती जरी आघात केला असला तरी त्यावरती देखील आपण मात करून जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो. स्वतः अपंग आहे परंतु जीवनामध्ये निश्चितपणे ते यशस्वी झाले अशी एक व्यक्ती आपल्या समोर उभी करायची आणि त्यांनी कशी वाटचाल केली त्याचा आदर्श आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून आपण देखील तरुणांनी आपलं जीवन यशस्वी करण्यासाठी काम करावं हाच त्या पाठीमागचा उद्देश होता. साहेबांनी सांगितलं की मी उद्योजक आहे, मी व्यवसाय उभा केला, माल उत्पादित केला. माल उत्पन्न करणं हे सोपी गोष्ट आहे, परंतु त्याची विक्री करणं फार अवघड आहे. मला तो विषय त्यांचा खूप आवडला. अनेक कंपनीमध्ये माल तयार केला जातो पण विक्री करता येत नाही आणि विक्री करण्यासाठी तुम्ही दिमागचा वापर तरी कराच, परंतु दिलचा वापर करावा. विक्री करत असताना डोक्यावरती बर्फ आणि तोंडामध्ये खडी साखर तुमची असली पाहिजे. म्हणजे आपण पुढच्या ग्राहकाला असेल किंवा पुढच्या व्यक्तीला असेल गोड बोलून आपलंच करून त्यामध्ये आपली विक्री वाढवता आली पाहिजे. अतिशय चांगले विचार त्यांनी या ठिकाणी मांडलेले आहेत. मी तुम्हा सर्वांना सांगेन की स्पर्धेचं युग आहे. आज पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम आहे. अनेक स्पर्धा आपल्या महाविद्यालयामध्ये झाल्या, काही नॅशनल झाल्या, इंटरनॅशनल स्पर्धांमध्ये देखील यश मिळवलं. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करेन ज्यांना यश मिळते त्यांचं. ज्यांनी भाग घेतला त्यांचं देखील मी अभिनंदन करणार आहे आणि ज्यांनी भाग घेतला नाही, पारितोषिक मिळालं नाही परंतु या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत त्यांचं देखील मी अभिनंदन करणार आहे. याचं कारण असं की आपल्या यशस्वी मित्रांचं अभिनंदन करण्यासाठी तुम्ही या ठिकाणी आलेला आहात, चांगल्या कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी झालेला आहात. निश्चितपणे आजचं व्याख्यान ऐकल्यानंतर आपण देखील वेगवेगळ्या स्पर्धांच्या मध्ये भाग घ्यावा, पारितोषिके मिळवावी अशी तुमची इच्छा या निमित्तानं झालेली असेल. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं कुमारी कस्तुरी सावेकर देखील या ठिकाणी आलेली आहे. गेल्या 8-10 दिवसापूर्वी कस्तुरी मला भेटून गेलेली होती की 42 लाख रुपये खर्च आहे, जगातील सर्वात उंच असं माउंट एव्हरेस्ट शिखर तिला
पार करायचा आहे, शिखरावर जायचं आहे, तिथं तिरंगा आपला फडकवायचा आहे. पण तुमची आर्थिक परिस्थिती तिची बेताची असल्यामुळे महाविद्यालयाला तिला मदत करावी अशी तिची अपेक्षा होती. आणि मी तिला सांगितलं की जिमखाना द्यायचा कार्यक्रम आहे, त्या दिवशी तू ये, आम्हीच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पुढे तुझी भूमिका मांड. आमचे विद्यार्थी, शिक्षकेतर कर्मचारी निश्चितपणे तुला मदत करतील. त्या पद्धतीने आज कुमारी कस्तुरी या ठिकाणी आलेली आहे. मी तुला सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करेन, पाकिट वगैरे सांगितलं सरांनी, पण तसं न करता आज माझी तुम्हाला विनंती राहील की आपण या ठिकाणी कस्तुरी आणि आपण तिच्याबरोबर आलेले काही लोक असतील ते तुम्ही इथं थांबा. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मी विनंती करेन, मोठी रक्कम मी मागणारच नाही तुमच्याकडे जे असतील त्यातला 1 रुपया असो, 2 रुपये असो, 10 रुपये असो, 5 रुपये असो, जे काही असतील त्यातली मदत आजच आपण तिला करूया. उद्या परवा करण्यात वेळ घालवण्यात अर्थ नाही. आणि म्हणून याच ठिकाणी कस्तुरी थांबेल थोडा वेळ. त्या ठिकाणी आपण आपल्या परीने, आपल्या पूर्तीनुसार, आपल्यातलीच एक विद्यार्थिनी, कन्या जर शिखरावरती जाणार असेल तर तिला आपण थोडी मदत केली पाहिजे. 42 ते 50 लाख रुपयाचा खर्च आहे. अशा प्रकारची मी आपल्या सर्वांना विनंती करेन. यानंतर पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम होईल. आज भाटिया साहेबांनी खूप चांगले विचार या ठिकाणी व्यक्त केले. आपण हे करत असताना आपण स्वतःसाठी तरी जीवन जगलंच पाहिजे. स्वतः पण करा आणि आपले आई वडील, समाज यासाठी देखील आपण उपयोगी पडलं पाहिजे. हाच संदेश आजच्या व्याख्यानातून आपण घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो. त्यानंतर कदम अमृता प्रकाश, कुमारी स्वरूपा अंबादास गरगटे यांना शिवाजी विद्यापीठाचं BSc भाग 2चं सुवर्ण पदक आणि सुष्ठातर्फे दिलं जाणारं डॉक्टर PV सुपात्रे पारितोषिक आहे. आल्याबद्दलचं लक्ष्मण यशवंत मुळीक पारितोषिक. BA भाग 3 मराठी विषयात प्रथम डॉक्टर कन्हैया KP उंदक पारितोषिक. मुख्यदारून BSc भाग 3 वनस्पतीशास्त्र. यानंतर महाविद्यालयातील डॉक्टर साळुंके अर्चना जालिंदर, डॉक्टर IN खान, डॉक्टर महाविद्यालयातील शारीरिक शिक्षण संचालक श्री चव्हाण SG यांची महाराष्ट्र राज्य खो खो संघाचे मार्गदर्शक म्हणून निवड झालेली होती. त्यानंतर प्राध्यापक श्री अमित कदम, अभिषेक कदम, त्यानंतर आपल्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रातील यशस्वी विद्यार्थ्यांचे प्रियांका नामदेव, श्री विद्या निकम, श्रीकांत निकम, रोहित रवींद्र गाडे, कुंभार,
वैभव फडतरे, वैभव फडतरे, भगवान, लोहार प्रणव भगवान यांचे स्वागत आलेले आहे. करांडे प्रसाद श्रीधर, धन्यवाद. धन्यवाद सर. प्राध्यापक अभिषेक कदम, क्रीडा विभाग यांना विनंती करते. प्राप्त खेळाडूंची नावे मी आपल्या समोर वाचत आहे. निहाल इस्माईल बत्ती, इयत्ता 12वी आर्ट्स, आंध्र प्रदेश येथे झालेल्या शालेय शासकीय राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत सुवर्ण पदक व भारतात प्रथम क्रमांक हे भारतीय आंतरविद्यापीठ खो खो स्पर्धेत शिवाजी विद्यापीठ संघात निवड व इयत्ता 12वी चंदीगड येथे झालेल्या राष्ट्रीय बेसबॉल स्पर्धेत कांस्य पदक. पश्चिम विभागीय आंतरविद्यापीठ टेबल टेनिस स्पर्धेत इंदोर येथे टेबल टेनिस स्पर्धेत सहभाग. अनिरुद्ध आंतरविद्यापीठ सॉफ्टबॉल स्पर्धेत आंध्र प्रदेश येथे सहभाग. श्रीराम महेशमा येथे झालेल्या राज्यस्तरीय शालेय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक संपादन केला. आदवे सायकलिंग स्पर्धेत 5वा क्रमांक. वैष्णवी विजय रेपाळ 12वी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धेत सहभाग. द्वितीय क्रमांक. महेश धनाजी मांडवे BA भाग 1 शिवाजी. असलम रजाक मुजावर BA भाग 3 शिवाजी विद्यापीठात आंतरविभागीय तृतीय क्रमांक. मयुरी देवळी येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय सॉफ्टबॉल स्पर्धेत प्रथम क्रमांक संपादन करून कोल्हापूर. संध्या धनाजी शिंदे कराड येथे झालेल्या तालुकास्तरीय कबड्डी स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. सोमनाथ राजेंद्र चिकणे MA भाग 1 सातारा विभागीय खो खो स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. सातारा विभागीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. झालेल्या जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत प्रथम क्रमांक संपादन करून विभागीय स्पर्धेत सहभाग. नंदिनी नितीन उन्हुने सातारा येथे झालेल्या तायक्वांदो स्पर्धेत प्रथम क्रमांक संपादन करून. अभिषेक गोरखराय यादव सातारा येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय तायक्वांदो स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. हनुमंत कुंभार सातारा येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत प्रथम. रसिका राजेंद्र पाटील सातारा येथे स्तरीय तायक्वांदो स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक. प्रज्ञा शरद लाड BA भाग 3 जलतरण विविध प्रकारात प्रथम क्रमांक. आयुष संजय दत्त कराड येथे झालेल्या तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धेत जिल्हास्तरीय क्रिकेट स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक. शिवनी थाळीफेक स्पर्धेत तृतीय क्रमांक. विशाल चंद्रकांत जाधव BA विभागीय तायक्वांदो स्पर्धेत तृतीय क्रमांक. सोनाली एकनाथ मोहिते विभागीय क्रिकेट स्पर्धेत तृतीय क्रमांक. कल्याणकर कराड तालुकास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. झालेल्या तालुकास्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत प्रथम क्रमांक. अक्षता प्रतिनिधित्व. प्राध्यापक नीता शशिकांत देशमुख प्रथम क्रमांक. प्राध्यापक शरद भोसले प्रकाश गणपती कचरे स्पर्धेत क्रिकेट या क्रीडा प्रकारात तृतीय क्रमांक. प्राध्यापक व्हॉलीबॉल या क्रीडा प्रकारात प्रथम क्रमांक. प्राध्यापक निखिल पाटील शाखा सेवक क्रीडा स्पर्धेत
धन्यवाद. CPL चव्हाण आकाश आणि आर्मी अटॅचमेंट MI कोकाटे ऋषिकेश संजय आर्मी अटॅचमेंट MIRC अहमदनगर. दीपक आर्मी अटॅचमेंट MIRC अहमदनगर. सार्जंट संपाळ संकेत श्रीमंत IPC PSC कॅटवान अमरावती इथे गोल्ड मेडल मिळालेला त्याला. खबारे अनिकेत जयंत बेसिक लीडरशिप कॅम्प नागपूर इथे SB एक भारत श्रेष्ठ भारत नागपूर येथील कॅम्प मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी. कॅडेट बांबाजी BLC लीडरशिप कॅम्प नागपूर. महाराष्ट्र सिनियर अंडर ऑफिसर कडेकर ऋतुजा बाळासाहेब हिला शिवाजी विद्यापीठातर्फे शहीद मेजर संदीप कृष्णच्या दीक्षांत समारोहामध्ये देण्यात येणार आहे. तिचा सन्मान महाविद्यालयाच्या वतीने होत आहे. महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपल्या कॉलेजचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर मोहन राजमाने साहेब यांनी आपल्याला मौलिक असे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसेच सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रशासकीय सेवक आणि व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने कार्यक्रम